मुंबई के शोरगुल वाले माहौल के बीच एक जगह है जो पूरी तरह शांत है। सेंट मैरी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा। यहाँ हाल ही में ट्रांसफर हुए डिल्डो करण पटेल, एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक, अपने पहले केस के लिए आते हैं। उनका केस है ईशानी वर्मा, एक प्रसिद्ध पियानो वादक जो अपने पति अर्जुन वर्मा की हत्या के बाद से बिल्कुल खामोश है। पुलिस ने ईशानी को अपराध स्थल पर खून से सनी छुरी के साथ पाया था। पूरी दुनिया मानती है कि वह अपराधी है, लेकिन कर्ण का मानना है कि यह खामोशी सिर्फ अपराध का बोझ नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा राज छुपा रही है। कर्ण ईशानी की फाइल पढ़ते हैं, उसके बचपन से लेकर उसकी शादी और उसके पति की मौत तक की जानकारी। ईशानी, जो कभी एक संगीत की देवी मानी जाती थी, अब एक रहस्यमयी खामोशी में डूबी है। जब कर्ण उससे मिलने जाते हैं तो वह खिड़की के पास बैठी बारिश को देख रही होती है, जैसे किसी अनदेखे संगीत को महसूस कर रही हो। कर्ण उससे बातचीत की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कर्ण उसके कमरे में एक नोटबुक छोड़कर जाते हैं, शायद वह इसमें कुछ लिखे। अगले दिन उन्हें वही नोटबुक वापस मिलती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक नाम लिखा होता है, आर। कर्ण को धीरे धीरे ईशानी के जीवन के कई परतों का पता चलता है। उसके बचपन का कड़ा अनुशासन, उसका एक खतरनाक प्रशंसक जो उसे धमकियां देता था, और उसके पति अर्जुन की कठोरता। लेकिन सबसे बड़ी पहेली यह है कि आर कौन है। कर्ण को शक होता है कि ईशानी की खामोशी के पीछे डर है, अपराध नहीं। कर्ण ईशानी की बहन अनया वर्मा से मिलते हैं, जो बातचीत में काफी झिझकती हैं। अनया अर्जुन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। उसी रात कर्ण को एक गुमनाम लिफाफा मिलता है। उसमें एक पुरानी तस्वीर है, जिसमें ईशानी और अर्जुन के साथ एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। लिफाफे पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, आर। कर्ण यह तस्वीर ईशानी को दिखाते हैं। पहली बार ईशानी में एक प्रतिक्रिया होती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि कर्ण उससे कुछ और पूछ पाते, एक वरिष्ठ डॉक्टर आकर उन्हें रोक देते हैं। कर्ण को पता चलता है कि अर्जुन दूसरों के राजों का इस्तेमाल कर उन्हें ब्लैकमेल करता था। ईशानी की चुप्पी किसी को बचाने के लिए हो सकती है। तभी ईशानी अपनी नोटबुक में लिखती है, यह मैंने नहीं किया। कर्ण अनया से फिर मिलते हैं। इस बार अनया टूट जाती है और बताती है कि हत्या वाली रात अर्जुन ने उसे धमकी दी थी। खुद को बचाने के लिए उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। ईशानी ने अपनी बहन को बचाने के लिए हत्या का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। कर्ण के लिए यह केस और गहरा हो जाता है। कर्ण को एक और बड़ा झटका लगता है, उनकी ऑफिस फाइलें गायब हो जाती हैं। ईशानी की दवाओं में भी छेड़छाड़ की जाती है। कर्ण को पता चलता है कि आर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद डॉ राजीव सूद हैं, जो इस सुविधा के प्रमुख हैं। राजीव ने ईशानी को खामोश रखा, ताकि उसके और अर्जुन के बीच के गहरे राज को कभी बाहर ना आए। कर्ण राजीव को सबूतों के साथ चुनौती देते हैं। राजीव मानता है कि उसने ईशानी को दबाकर रखा, लेकिन हत्या में उसका हाथ नहीं था। कर्ण पुलिस को बुलाकर सारा मामला सामने लाते हैं। ईशानी की खामोशी का अंत होता है। वह कर्ण को धन्यवाद देते हुए कहती है, आपने मेरी आवाज सुनी। लेकिन आखिरी मोड़ में कर्ण को ईशानी की पुरानी चिट्ठियां मिलती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि उसने अपनी बहन को बचाने के लिए पूरे मामले को अपनी मर्जी से मोड़ा था। क्या सच में ईशानी मासूम थी? यह सवाल अनुत्तरित रह जाता है।